आओ आज अपने नेक्स्ट इंडियन हिस्ट्री में देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के जो विद्रोह हैं वो पांचों अपन ने देख लिए थे एक्सपेरिमेंट। पांचों एक्सपेरिमेंट्स की ये डेट है एक नटशेल में। देवगिरी राजधानी परिवर्तन 1327, 2 साल के अंदर ही। फिर अपने सांकेतिक मुद्रा 1329 से 30, खुरासान 35 से 37, कराची लबियान जस्ट उसके बाद 38 से 39, दोआब 1345 से 50। ये एक नटशेल में मतलब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स की एक डेट है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं जो विद्रोह हैं उस पर। नेक्स्ट टॉपिक है अपने मोहम्मद बिन तुगलक कालीन विद्रोह। सीट है आपके पास, आ जाओ। तो सबसे पहले देखो विद्रोह लिखे हुए कि टोटल कितने विद्रोह हुए इसके समय, संख्या लिखी हुई कितनी है, कितनी है गगन? 4 कहाँ है? विद्रोह विद्रोह हाँ, टोटल कितने विद्रोह हुए? 34। तो इसमें से 34 में से सर्वाधिक कहाँ हुए कृष्णा? कहाँ हुए कृष्णा? नोट्स में देखो लिखा हुआ है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे अधिक। हाँ, वो सीट नहीं है कि ये वाली? हाँ, यहाँ से पढ़ो ना, देखो सबसे ज़्यादा कहाँ हुए? दक्षिण में हुए। और सॉरी, सबसे मतलब 34 उसके समय विद्रोह हुए, और सबसे ज़्यादा कहाँ हुए? दक्षिण भारत में हुए। समझ रहे हो आप? तो सर्वाधिक विद्रोह हुए मोहम्मद बिन तुगलक के समय और दक्षिण भारत में हुए। तो दक्षिण भारत में भाई ऐसा क्या था? क्योंकि दक्षिण भारत में ऐसा क्या था, जैसे अपन देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी था, उसने उनको जीता नहीं जीता। सबसे पहले जीत कर मिलाने की नीति किसने अपनाई? मतलब दक्षिण विंध्याचल पर्वतमाला को पार करके सबसे पहले दक्षिण में कौन गया? गयासुद्दीन तुगलक गया। और गयासुद्दीन तुगलक के समय कौन गया गवर्नर के रूप में? जौना खां गया। ठीक है, तो मिलाने की नीति तो गयासुद्दीन तुगलक के समय शुरू हो जाती है। ये क्वेश्चन आता है, निम्न में से वो कौन सा सुल्तान था जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को पार करके दक्षिण भारत को जीतने की नीति अपनाई? तो शासक कौन है वो नहर वाला, ये गाय, नहर पानी गाय, गयासुद्दीन तुगलक, हनूज दिल्ली दुरस निजामुद्दीन औलिया। जीत के मिलाने वाला ये था। और मिला काम किसने किया? जौना खां ने किया, जो कि बाद में मतलब जौना खां, उल्लू खां और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक नाम से शासक बना। गवर्नर के रूप में सब कुछ देख ही चुका था, तो तभी तो सबसे पहले भिड़ते। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कौन सा किया? देवगिरी वाला, क्योंकि बिल्कुल वहाँ की टोपोग्राफी से, वहाँ की जनता से, शासकों से बिल्कुल परिचित था। उनको जीतने की मिलाने की कोशिश करी। अब देखो क्या था, ये जो दक्षिण भारत के राज्य थे, तो मैंने बताया टोपोग्राफी बिल्कुल अलग है, दक्कन है, फिर नदियाँ हैं। सबसे पहले तो अपने नर्मदा ही आगे की, देन विंध्याचल, तापी, फिर गोदावरी, कृष्णा, और टोपोग्राफी वही अपन जो दक्कन का पठार पढ़ते हैं वो। तो ये जो शासक थे दक्षिण भारत के, ये स्वतंत्र रहने के आदी थे। किसके आदी थे? स्वतंत्र रहने के आदी थे। इनको मतलब किसी की सॉवरेंटी स्वीकार करना, डायरेक्ट कंट्रोल करना इनको पसंद नहीं था। जैसा अलाउद्दीन खिलजी ने देखो, उसके समय हुआ था, जैसे अपन ने देखा कि किसी शासक ने चंदोवा मतलब अपनी मूर्ति बना के उसमें सोने की मूर्ति चेन डाल के और गुलामी स्वीकार कर ली। किसी ने बेटी का विवाह कर दिया, किसी ने नवसारी की जागीर दे दी, करी नहीं करी, ऐसे 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 किया। तो अलाउद्दीन अच्छी तरह जानता था कि डायरेक्ट अपन कंट्रोल में नहीं ला सकते, और इन शासकों की प्रवृत्ति ऐसी थी कि डायरेक्ट ले आओगे तो ये विद्रोह करेंगे। तो ये विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के कारण इसलिए हुआ ये कि ये हिस्ट्री रिपीट होगी जब अपन देखेंगे औरंगजेब को। जो बुद्धिता अलाउद्दीन खिलजी ने दिखाई, मतलब जो समझ अलाउद्दीन खिलजी ने दिखाई, वही दिखाएंगे बिल्कुल अकबर ऐसे। और जो गलती मोहम्मद बिन तुगलक ने करी वही गलती करेंगे औरंगजेब। बिल्कुल सेम है, ये सेम चीज़ रिपीट होगी। औरंगजेब के समय में अपन देखेंगे मराठा स्वतंत्र संग्राम, इधर तो मराठा स्वतंत्र संग्राम चालू हो जाएगा, इधर मारवाड़ स्वतंत्र संग्राम चालू हो जाएगा, और हुआ कुछ भी नहीं, और वो मुगल साम्राज्य खत्म। ऐसे ही मोहम्मद बिन तुगलक के समय आप अपन देखेंगे, बस मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही डिक्लाइन चालू हो जाएगा दिल्ली सल्तनत का। जैसे अपन बोलते हैं ना कि पहाड़ के आप क्लाइमैक्स पे पहुंच गए, तो क्लाइमैक्स पे पहुंचने के बाद फिर क्या होता है? फिर ढलान चालू हो जाती है। तो ये क्लाइमैक्स है दिल्ली सल्तनत का मोहम्मद बिन तुगलक। फिर उस तुगलक की जितनी भी नीति आएंगी वो सारी अपीजमेंट की आएंगी, तुष्टिकरण की, कि नहीं 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 नाराज मत हो, ये लो लो, नहीं नहीं नाराज मत हो, ये भी लो ये भी लो। फिर सैयद अल लोदी वो तो टाइम पास करने आएंगे, जस्ट मौके का फ़ायदा उठाएंगे। वो तो जो तैमूर का आक्रमण होगा उसके बाद जो राजनीतिक शून्यता जो आगे पॉलिटिकल वैक्यूम उसको भरने के लिए। तो यही कारण है देखो दक्षिण में विद्रोह होने का सबसे बड़ा कारण था। डैश करके लिख लो, ये क्वेश्चन आता है ये असर्शन रीजनिंग में, कथन कारण में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण में सर्वाधिक विद्रोह हुए क्योंकि, है ना, असर्शन रीजनिंग आपने देखा ही है, क्योंकि ये स्वतंत्र रहने के आदी थे, स्वतंत्र रहने के आदी थे।
और इससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक से पहले किसी ने इनको डायरेक्ट कंट्रोल में भी नहीं लिया था। तो इनको तो वो अलाउद्दीन खिलजी की याद आती थी कि ठीक है आ जाओ, पैसा वैसा ले लो और जाओ, खत्म, डे टू डे इंटरफेयर क्यों करते हो, अपने मनपसंद का शासक क्यों बैठाते हो। अब ये किया तो फिर विद्रोह झेलो। समझ लो ना ये चीज। तो ये लाइन है। रविंद्र सीट है ना आपके पास? तो 27 विद्रोह के लिए दक्षिण भारत में हुए, और दक्षिण क्या बन गया इसके लिए, नासूर बन गया, कि मतलब हमेशा फोकस ही दक्षिण पे रहता है। ये का ये वर्ड लिखा हुआ औरंगजेब के लिए, नासूर। नासूर के लिए अपन इंग्लिश में बोलते हैं ऊजिंग अल्सर, UZING, ऊजिंग अल्सर, मतलब रिश्ता हुआ फोड़ा। ऊजिंग का मतलब जो हमेशा ही मतलब आपको दर्द देता रहता है, हमेशा आपको ध्यान देना पड़ रहा है, अरे यार कब हील होएगा। और अल्सर का मतलब नासूर, ऊजिंग अल्सर, ऊजिंग अल्सर है ना, नासूर, रिश्ता हुआ फोड़ा। समझ गए? तो ये तो चीज़ है सबसे पहले ये। इससे पहले और इसके बाद कभी विद्रोह नहीं हुए दक्षिण में। पहले इसलिए नहीं हुए, समझता दिखाई थी सबने। बाद में इसलिए नहीं हुए क्योंकि दिल्ली सल्तनत की इतनी हैसियत कह लो, औकात कह लो, कैलिबर कह लो, वो बचे ही नहीं कि वहाँ जाके उनको दबाए। फिरोज तुगलक बिल्कुल ठीक है यार, हो रहा होने तो अपने का मतलब, तो वो विद्रोह थी नहीं। विद्रोह का तो मतलब ये है ना कि कोई ज़्यादा बोल रहा है, तुमको लग रहा है कि यार वो मेरे को मान नहीं रहा है, मेरी मान नहीं रहा, और फिर अपन उसको विद्रोह को दबाने गए, वही है विद्रोह। तो अपन बैठे बैठे देख लेंगे यहाँ स्वतंत्र हो गया, ठीक हो जाने, तो वो विद्रोह थोड़ी है ऐसे। तो बाद में तो वो सारा फिर बस चल रहा है, चलने दो। ओके, आ जाओ। तो पहला तो ये लाइन है। फिर दूसरा अपन देखते हैं, ये माइक्रो देखो आप, माइक्रो हमेशा ध्यान में रखने अपने को। सेकंड माइक्रो क्या है, दक्षिण के अंदर कौन, क्या नाम है, गुरशफ। मुल्तान में ये किस्लू, बहराम किस्लू, और बंगाल के अंदर गयासुद्दीन। ये गयासुद्दीन वो नहीं है जो इससे पहले शासक थे, अलग है। अब देखो आगे क्या है, लाइन पढ़ो, क्या लाइन है देखो। उसके काल में प्रमुख विद्रोह ये हैं। दक्षिण में बहाउद्दीन गुरशफ, ये गुरशफ याद रखो, गुरशफ, ठीक है ना, गुरशफ। अब जैसे कि ये एग्जिट पर ध्यान नहीं रहे तो आप गॉसिप याद रख लो, GOSIP, गॉसिप। ये लोग गॉसिप करते रहते थे, अरे यार तू ऐसा करना, तो अपने तरफ मिल जा, वो आएगा तो उसको ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, उसको क्या पता। और दक्षिण के अंदर वैसे भी अपन जैसे देखते हैं कि मराठा को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए औरंगजेब, क्योंकि वहाँ की टोपोग्राफी ऐसी, और गुरिल्ला युद्ध पद्धति के अंदर वो ट्रेंड रहते हैं। गुरिल्ला युद्ध पद्धति का मतलब छापामारी युद्ध पद्धति, कि जैसे आपको लग रहा है कि पहले तो छुप के हमला करोगे, मैदान के अंदर तो क्या जैसे बोलते हैं सेना आमने सामने डटी रही, इधर कोई खड़ा है, 200 मीटर दूर भी सेना होगी तो आमने सामने दिखती कि किसकी कितनी पावर है। और अगर आप छुप के करोगे, जैसे आपने अपने कई मूवीज़ जैसे बने, तानाजी जैसे देखी होगी, तो उसमें है ही वो बालाजी बाजीराव, तो छुप के वो हमला होता है, पहाड़ों में छुप के बैठे रहते हैं, फिर सेना जैसे नीचे जा रही है तो ऊपर से हमला करेंगे ऐसे। तो दिखता ही नहीं था कि सेना, दुश्मन की ताकत क्या है। वो तो हमला होने के बाद जब विनाश होता उसके बाद पता चलता कि दुश्मन की ताकत क्या थी। फिर दूसरी बात कि जैसे अगले दुश्मन को लगेगा दक्षिण के शासकों की नहीं यार अपनी स्थिति कमजोर हो रही है, तो फट भाग जाएंगे, और भागे के अंदर फिर वो पहाड़ों के अंदर घुस जाएंगे, पठारी क्षेत्रों में, पता ही नहीं था कहाँ गए ऐसे। जबकि मैदान के अंदर इतना संभव नहीं, मैदान के अंदर ताकत का भी पता लग जाता कौन कितना है। अब भाग रहा है कोई पीछे तो इतना आसान नहीं है भागना, फिर वो पीठ पे लगता है तीर ऐसे, ठीक है। तो दक्षिण में बहाउद्दीन गुरशफ। मुल्तान अपन को पता ही है, पाकिस्तान सिंध प्रांत के अंदर बार बार देखा ही हुआ है। उसमें कौन है, ये बहराम किस्लू है ना, याद रख लो किस्लू, ठीक है। तो किस्लू याद नहीं रहे तो किसमिस याद रख लो, कुछ आपको ध्यान आ जाएगा किसमिस, ठीक है। बंगाल में गयासुद्दीन, ठीक है। ये अलग वंश है, इसका दिल्ली सल्तनत के बाद अपन प्रांतीय वंश पढ़ेंगे, उसमें आएगा इलाहाई वंश, तभी निकल के आएगा। तो दक्षिण के अंदर बहाउद्दीन, ये क्वेश्चन ये बहुत आता है, ये बहाउद्दीन गुरशफ का विद्रोह किसके समय हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक समय। कहाँ हुआ, दक्षिण में हुआ, ठीक है। मुल्तान के अंदर किस्लू, और दक्षिण बंगाल के अंदर अपने गयासुद्दीन। अब देखो ये जो मैंने आपको बताई लोकेशन, इनको देखो आप एक बार मैप में, दक्षिण के अंदर मतलब ये दक्कन इंडिया के अंदर नहीं, ऐसे इधर ही देख लो एक बार, मैं ऐसे बता रहा हूँ। दक्षिण के अंदर ये हो गया बहाउद्दीन गुरशफ, मुल्तान के अंदर हो गया अपने किसमिस, और इधर हो गया गयासुद्दीन तुगलक। तीनों दिशाओं में आप घिर गए कि नहीं घिर गए, किधर किधर जाओगे। यहाँ पहुंचे सिंध दक्षिण में तो पता लगा यार मुल्तान में हो गया। मुल्तान अपने आप में इंपॉर्टेंट, वो फ्रंटियर क्षेत्र, याद कर लो खुरासान अभियान, रास्ता तो इधर से जाएगा ना। क्योंकि देखो मुल्तान इंपॉर्टेंट क्यों, एक बार आप एटलस में निकालो, सार्थक एटलस तो उसमें निकालो, नहीं तो ऐसे निकालो, पाकिस्तान का मैप निकालो एक बार, कि अगर आपको अफगानिस्तान में जाना है और पंजाब से आप पार करते हो तो आपको 5 नदियां पार करके जाना पड़ेगा। देखो एक बार पाकिस्तान का मैप निकालो, केवल पाकिस्तान का बना हुआ है ना एक ने, जहाँ नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान,
कौन सा 72 पे था? कहाँ था जिन्होंने कल देख रहे थे ना अपने माउंट एवरेस्ट देखी थी? तो केवल पाकिस्तान का मैप बना हुआ है एक नेशंस में, देखो गगन एक एटलस में देखो पाकिस्तान का मैप, पाकिस्तान का है ना। अब देखो इसमें पाकिस्तान में पंजाब प्रांत देखो, जैसे ये पाकिस्तान है अपने, ये पाकिस्तान है इधर, तो इस पाकिस्तान से आप पार करोगे, आपको अफगानिस्तान जाना है, तो 5 नदियां आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे सतलज आ रही है, चिनाब आ रही है, और फिर सिंध आ रही है। सिंध आ रही है, तो सिंध का फ्लो यहाँ पंजाब में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी ये हिंदू मतलब पर्वतीय क्षेत्र से निकल के, जिसको अपन बोलते हैं तराई प्रदेश के अंदर आती है, तो यहाँ से पार करना इतना आसान नहीं है। सिकंदर जैसे अपन देखते हैं, सिकंदर ने आक्रमण किया था 1326 BC में, और इस सिंध नदी के प्रवाह को देखते हुए वो वापस यहीं से यूटर्न लगा लिया था उसने। चंगेज़ खां अपन जैसे देखते हैं, इल्तुतमिश के समय आक्रमण हुआ तो बचा लिया जलालुद्दीन मांगबंडी को, बस टरका दिया कि नहीं यार तुम्हारे बस की नहीं है, आप बीमार हो जाओगे। तो चंगेज़ खां किससे डरा था? चंगेज़ खां सिंधु नदी के प्रवाह से डरा था। तो इतना आसान नहीं है इसको पार करना, ठीक है ना। फिर अपन कहाँ करें यार, इसको वहाँ से पार करो जहाँ पे इसकी रफ्तार थोड़ी कम हो। तो कोई भी चीज़, जैसे आप देख लो कोई ऐसे ढलान में कोई नदी बह रही है, वहाँ रफ्तार तेज़ होगी, या ऐसे जैसे मैदान में आके वो यूँ हो गई, कहाँ जैसे नदी यूँ बह रही है, तो यहाँ ये इसकी रफ्तार तेज, चौड़ाई तो नो डाउट कम होती है जो घाटियों के अंदर बहती है, लेकिन रफ्तार बहुत तेज़ होती है और घाटी गहरी होती है, ठीक है। और मैदान के अंदर क्या होता है, नो डाउट ये स्प्रेड हो जाती है, जैसे खादर बांगर अपन देखते हैं, चौड़ाई बढ़ जाती है लेकिन उसकी रफ्तार कम हो जाती है, तो उसको अपन कंफर्टेबली आराम से पार कर सकते हैं लकड़ी के लट्ठे से, छोटा मोटी नाव बना के। इसमें तो संभव ही नहीं है, ना पैदल पार कर सकते, ना तैर के पार कर सकते, ना नाव से पार कर सकते, असंभव। तो इसलिए ये मुल्तान इंपॉर्टेंट था ये। फिर ब्रिटिशर्स का भी अपन देखेंगे, जैसे सिंध की संधि है, 90 के समय सिंध का विलय है, अपना पे बहुत वो एक मतलब प्रश्न चिन्ह लगाया था ब्रिटिश राज के ऊपर भारत में, तो ये वही है। तो अब मुल्तान कहाँ है? मुल्तान यहाँ है। मुल्तान की लोकेशन देखो एक बार, सिंध में देखो कहाँ है, देखिए नीचे आपने, बिल्कुल जैसलमेर के बगल में देखो, है ना। सार्थक एटलस का एक बार आप प्रिंट निकाल के रखो, उसके अंदर ही सारे मैप लगे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मुल्तान दिख गया ना आपको, ये सिंध के अंदर ये। तो यहाँ से पार करना आसान है। आप जैसे आपको ध्यान है, जैसे अपन पढ़ेंगे जब बाबर आएगा, हुमायूं आएगा, फिर हुमायूं को जैसे चेज किया था, पीछा किया था शेरशाह सूरी ने, तो हुमायूं इधर से ही जैसे सिंध होता हुआ ही, जैसे मतलब सिंधी शरण ली थी, और सिंध गया था किधर से? नागौर जैसलमेर होता हुआ, समझ गए। फिर जैसे शेरशाह सूरी ने जैसे 1544 में गिरी सिममेल का युद्ध लड़ा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, तो तुम नागौर में लेने के आए थे, मुझे ये बताओ। क्योंकि हुमायूं इधर से भागा था, तो उसको पता है कि ये सिंध के अंदर रास्ता जा रहा है और मैदानी क्षेत्र है, तो आराम से पार कर, इसलिए उसने इसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी थी शेरशाह सूरी ने, समझ गए। तो इसलिए ये सिंध इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सिंध वो रास्ता है जो आपको, चलो माना खुरासान फेल हो गया, लेकिन दिल से थोड़ी गई है यार। कभी जैसे तरह अभी अपन ने देखा ख्वारिज़म स्वराज्य में मंगोल जो तर्माशरीम शासक था उसको हटा दिया तैमूर ने, कभी तो परिस्थिति बदलेगी, अपन वापस मार्च करेंगे, तो इसको अपने कंट्रोल में तो रखो। ये वही मुल्तान है, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा आती है। अपन सिंध से पार करके सेना ले जाएंगे तो कुछ सैनिक तो वहीं गायब हो जाएंगे, कुछ घोड़े गायब हो जाएंगे, तो सिंध पंजाब प्रांत से कॉस्ट ज़्यादा है। मैदान से चलो, जिससे सेफ तो रहे कम से कम, ये है ना। और दक्षिण अपने आप में इंपॉर्टेंट था, दौलत आती थी, और एक जिसको अपन कहते हैं कि एक जिसको एक ईगो का प्रश्न चिन्ह था सुल्तान के लिए, कि यार अपन ने जीत के मिलाया उसको, ऐसे कैसे जानू तुम दक्षिण को। फिर बंगाल रेवेन्यू की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था, उपजाऊ प्रांत था, हमेशा मतलब हर शासक ने रखने की कोशिश करी है। अंग्रेज भी जैसे भारत में सफल हुए, तो अंग्रेजों ने सबसे पहले जैसे अपन देखते हैं सूरत, फिर सूरत के बाद दक्षिण के अंदर गए और मद्रास को राजधानी बनाया, और फ्रेंच ने पौंडीचेरी को बनाया राजधानी, लेकिन फिर भी उनको इतनी सफलता नहीं मिली। जैसे उनके पास बंगाल आया, प्लासी लड़ी 57 में, 64 में बक्सर लड़ी, उसके बाद परिस्थितियाँ ही बदल गई। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फ्रेंच तो यहाँ पौंडीचेरी में रहकर रहे और शुरू के अंदर उन्होंने कुछ किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस बंगाल प्रांत को जीत लिया तो वो भारत के स्वामी बन गए, है कि नहीं। चर्चा करें, कहने का मतलब इस बंगाल के अंदर इनको भारत की चाबी मिल गई। ऐसा क्या था बंगाल के अंदर? चेन्नई के अंदर कोई खेती नहीं होती, कोई बारिश नहीं होती, वहाँ बारिश होती है तो शीतकाल के अंदर होती है वो, और वो ज़्यादातर गन्ने की खेती होती है। इतना उपजाऊ प्रांत नहीं है। मतलब पैसे किससे मिले? पैसे उस चीज़ से मिलेंगे भाई, अनाज तो आपने उपजाया और खा गए, ख़त्म।
पैसे तो उससे मिलेंगे जो आप यहाँ से खरीदोगे और इंग्लैंड में ले जाके बेचोगे उसको। कहने का मतलब टेक्सटाइल से, कपास से। तो कपास यहाँ चेन्नई में तो उगता है, नो डाउट इधर, लेकिन हिंटरलैंड में उगता है, जैसे अंदर जैसे अपन कोयम्बटूर वाला, मदुरई वाला जो क्षेत्र देखते हैं वहाँ। लेकिन बंगाल की तुलना में वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बंगाल तो सदाबहार है। चाहे कपास ले लो, चाहे जूट ले लो, चाहे आप नेविगेशन या ट्रेड रूट्स ले लो, वाटर हाईवेज देख लो, नॉर्दर्न इंडिया में कितने हैं, दक्षिण इंडिया के अंदर कितने हैं। फिर टी प्लांटेशन दार्जिलिंग के अंदर अंग्रेजों ने करी, तो इनको यहाँ भारत की चाबी मिल गई बंगाल में, समझ गए। तो इसलिए बंगाल इंपॉर्टेंट था। ये अपन चर्चा इसलिए करेंगे बंगाल प्रांत का क्या महत्व था, उसको अनदेखा नहीं कर सकता मोहम्मद बिन तुगलक। अब देख लो आप किस किस को संभालोगे। दक्षिण के संभालोगे तो मुल्तान गया तो पूरा आप भूल जाओ, आपकी जो लुक वेस्ट पॉलिसी है ना, ख्वारिज्म खुरासान गए दिमाग से। मुल्तान में फोकस कर लिया तो दक्षिण निकल जाएगा, जो जिसको अपन कहते हैं जो तुम्हारी मूछ का बाल था, वो एक ईगो का प्रश्न था कि नहीं यार कैसे मैंने जीत के मिलाया, मैं वो पहले सुल्तान था जिसने विंध्याचल पार करके मैं दक्षिण में गया, नहीं छोड़ सकता। इन दोनों को ले लोगे तो लो ये बंगाल गया। और आज के मैप में देख लो दुरुस्त कौन है ही, आज भी देख लो सरकार, अब जैसे बांग्लादेश में टर्मोइल है तो कोई रुचि नहीं है कि उसको जीत को अपन मिलाएं, नो 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 नो, गृह युद्ध, क्योंकि दोआब क्षेत्र है। फिर वही नदी वाला कल अपन ने देखा ही था, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, जमुना, पद्मा, मेघना, तिस्ता, और फिर अपने आप में वहाँ की जलवायु है वो बहुत मतलब इवन है। जैसे आपने देखा ही होगा, जैसे अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है BSF 65 के अंदर बनी, तो वो पाकिस्तान जैसे बॉर्डर संभालती है अपने रेड क्लिफ, तो इधर जो अपने इंडिया पाकिस्तान वाला जो इधर लाहौर वाला है वो भी रेड क्लिफ है, और जो अपन बांग्लादेश वाला बॉर्डर देखते हैं उसका भी नाम रेड क्लिफ ही है, दोनों को रेड क्लिफ बोलते हैं अपन। तो इस जैसलमेर वाले बॉर्डर पे वेस्टर्न साइड पे इतनी कॉस्ट नहीं है जितनी ईस्टर्न साइड पे कॉस्ट है। क्यों है वहाँ कॉस्ट? क्योंकि वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वहाँ पे उष्ण कटिबंधीय है, मतलब हमेशा बारिश होती रहेगी, ठीक है। फिर आप जैसे कभी एक बार देखना नेट जियो पे जैसे डॉक्यूमेंट्री वगैरह हैं, तो जैसे आपने देखा होगा मच्छरदानी अपने होती है, तो अपन तो कपड़े ऐसे पहन रहे हैं, तो पहले तो वो यूनिफॉर्म तो अपने ऐसे पहनते हैं वहाँ जवान, और उसके ऊपर से वो चलती फिरती मच्छरदानी पहनते हुए चलते हैं वो, मतलब चलती फिरती आप समझ गए, बिल्कुल ऐसे सूट के रूप में बनी हुई मच्छरदानी, मॉस्किटो नेट, और फिर वो उसके अंदर रहते हैं, आप देख लो। अब उसमें बंदूक भी पकड़ के रखनी है, पूरी निगरानी भी रखनी है, ऐसे थोड़ी ना कि मच्छरदानी का नाम आया तो वैसे सर मैं तो सोऊंगा ही, उसको तो गश्त करनी है, और ध्यान रखना गश्त का मतलब आप देख लो क्या ऑन ड्यूटी है वो उस समय। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मॉस्किटो बहुत है। अब मॉस्किटो वो वैसे वाले तो है नहीं कि आया यार चला गया, वो सारे वो डेंगूज है, तो उसमें वो कितना वो सर्वाइव रह पाएगा। कभी आप पनामा कैनाल की हिस्ट्री पर, सुएज कैनाल पनामा कैनाल की हिस्ट्री पढ़ना, पनामा कैनाल की जो कॉस्ट लगी थी, वो पैसे तो कितना ही दे सकता था, फ्रांस सरकार ने बनाई थी वो, पैसे तो हमसे कितना ही ले लो, लेकिन वहाँ तो इंजीनियरों की मृत्यु हो रही है। अब पैसे तो हम ले आएंगे, इंजीनियर कहाँ से लाएंगे? एक इंजीनियर पैदा करने में और इंजीनियर को इंजीनियर बनाने में, उसके दिमाग में पहले तो टैलेंट छांटने में और फिर उस टैलेंट का प्रयोग लेने में मैन पावर की कोई तुलना नहीं है। वो मृत्यु हो रही क्योंकि वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में था, बिल्कुल वही वो डेंगू, वही इक्वेटर रीजन सारा वो, तो बारिश होगी, मच्छर होंगे तो वो काटे, पता ही नहीं लगा। 5 साल तो पता ही नहीं लगा कि मर क्यों रहे, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं। आप तो देखो 85 के अंदर अमिताभ बच्चन की खुली मूवी के अंदर लगा था, तो 3 साल तो उनको पता ही नहीं लगा, मतलब 2-3 महीने तो पता ही नहीं लगा कि बीमारी क्या है, कहाँ चोट लगी है। फिर लंदन में उनका एक्सरे हुआ था राजीव गांधी की मदद से, फिर उस एक्सरे में आया कि इंटेस्टाइन के अंदर चोट लगी। जब अपने इंडिया के तो जितने वेल नोन जैसे टाटा इंस्टीट्यूट था, वहीं पता नहीं लगा। तो ये देखो, ये तो टाइम था जब 1980s का, 85 का, तो अपन तो बात कर रहे हैं कब की, उससे पहले की, मतलब सुएज कैनाल अपने 1869 के अंदर चालू हुई, उसके अंदर ब्रिटेन ने अपने अच्छे अच्छे इंजीनियर्स खोए, तो उनको पता ही नहीं लगता था। जब 85 के अंदर टेक्नोलॉजी नहीं है तो उस समय तो कहाँ हो गया, आप सोचो 1985 में नहीं है तो 100 साल पहले तो क्या होगा, अंदाजे से चलता सारा। और उससे भी पहले अपन देखें, उससे 500 साल पहले यहाँ बंगाल जीतना है, संभव ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीनों जो नाम है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इन 3 को अपन ने क्यों चुना, क्योंकि ये इसकी एम्पायर की सीमा, तो हर जगह विद्रोह रहे हैं। तो आता है ना क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों के आलोचनात्मक परीक्षण करें, या यूँ आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ तक जिम्मेदार है दिल्ली सल्तनत का पतन का। तो अब देख लो, दूरस्थ प्रांत तो धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। कई बार यूँ आता है कि इसकी जो इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी थी ना, साम्राज्य विस्तार की नीति, उसका आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जीतना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस जीत कर उस प्रांत को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाए रखना, उस जीत को कायम रखना, वो बहुत मुश्किल होता है। जीता तो कैसे, आपने एक मिसाइल दागी, वो मर गया वहाँ का शासक, सेना तबाह हो गई, लो जीत लिया।
लेकिन फिर अब जो डे टू डे का प्रशासन वहाँ चालू होएगा ना, अगले दिन आप देख रहे हो लोग बाग उठ रहे हैं, जा रहे हैं चाय पी रहे हैं। अब तुमको ये नहीं पता चाय पीते समय चर्चा क्या कर रहे हैं, अरे यार इन्होंने अपने पर मिसाइल दागी, अपने राष्ट्रपति को मारा, छोड़ेंगे नहीं इसको। फिर वो खाने पे लंच में वापस मिल रहे हैं मैच में, अरे यार अब देख लो ना, अब रूस यूक्रेन पे हमला किया, फिर आपने आज के न्यूज़पेपर में वो कुसुर जो मॉस्को बिल्कुल वहाँ से 500 किलोमीटर दूर है वैसे, और रूस का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट से करीबन ज़्यादा भी नहीं तो 200 किलोमीटर दूर है अब यूक्रेन की सेना। मतलब यूक्रेन ने अचानक हमला किया मॉस्को के ऊपर, और कुसर जो प्रांत था वो जीत के मिला लिया, जो कि रूस का पार्ट था। अब देख लो आप, वियतनाम जैसे युद्ध देखो, अमेरिका ने जीत लिया, ठीक है, 1979 वार हुआ, मिला दिया, ठीक है, लेकिन वहाँ वियतनाम में जो गृह युद्ध चालू, क्योंकि लोगों में जब राष्ट्रीयता की भावना जग जाती है ना, फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जैसे इंडिया ही देख लो, सब कुछ था, लेकिन जब राष्ट्रीयता के बाद नेशनल मूवमेंट जैसे अपन पढ़ते हैं, यूथ जब उसमें शामिल हो जाता है तो फिर आप उसको दबा नहीं सकते। बांग्लादेश में क्या हो रहा है भाई, यूथ ही 2 भाई, मैंने आपको बताया था, एक भाई यूनुस है, पहला भाई तो यूथ है और दूसरा भाई यूनुस है, इसके पीछे चला हुआ। तो इन सब के अंदर, प्रांतों के अंदर जब राष्ट्रीयता की भावना आ गई तो अब आप धीरे धीरे वो, तो आपने जीत तो लिया था, देव की राजधानी पर तो दौलताबाद कर दिया, ठीक है, मदुरा जीत लिया, सब है, लेकिन नो, जीतने में तो क्या, आपने शासक को हटाया और लो मैं वहाँ बैठ गया, मैं जीत लिया। लेकिन जनता में जब वो एक नेशनलिज्म की भावना आ जाती है, राष्ट्रीयता, तो नो डाउट, चलो ये तो एक नया मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन दबे शोरों में उस समय जैसे मदुरा के लोग अपने आप में वो मदुरा के निवासी समझते हैं, कैसे हमको दिल्ली स्वतंत्र शासक कैसे कंट्रोल कर लेगा, असंभव। तो ये चीज़ है ना, तो उसमें अपन जैसे आलोचनात्मक विवरण पर इसका प्रस्तुत करेंगे तो अपन को ये सब पता होनी चाहिए। दूरस्थ प्रांतों के अंदर विद्रोह, वहाँ एक राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता को उस समय इन्वर्टेड कॉमास में डाल दो, क्योंकि ये तो भाई जैसे 20वीं सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है, इसलिए और दूरस्थ प्रांत जाते रहे, और दूरस्थ प्रांतों का महत्व था, मुल्तान का महत्व था, दक्षिण का महत्व था और बंगाल का महत्व था। ये धीरे धीरे जब हटते गए, पहले तो जीतने के अंदर पैसा खर्च हुआ, फिर हटने के अंदर, फिर जब ये कोलैप्स हुए तो आपकी जब वो संप्रभुता घटती जा रही है तो धीरे धीरे आप पतन की तरफ ही बढ़ रहे हो। तो पतन का शुरुआत तो यहीं से हो चुकी थी, बस समय के साथ साथ वो पतन की रफ्तार तेज होती चली गई। वो रफ्तार पकड़ ली शुरू के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक, थोड़ी तेज हुई फिरोज तुगलक, थोड़ी और तेज हुई सैयद्स में, और फिर वो और चालू हो गई बिल्कुल फुल स्पीड में आगे लोदीज में, और फिर लास्ट के अंदर अपन देखते ही हैं कि पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 और मुगल वंश की स्थापना कर देगा, खत्म। ऐसे है ये, है ना, तो इसलिए इसको जानना जरूरी है। फैक्ट्स में देखोगे तो कुछ नहीं है, लो सर हो गया, विद्रोह 3 नाम याद कर लिए, गुरसब का याद कर लिया, खिसरू का याद कर लिया, गैसुद्दीन का कर लिया, लो खत्म, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है इसको। फिर अपन देखते हैं, देखो दक्षिण में जैसे विद्रोह है तो देखो क्या है, अब देखो इन विद्रोह का क्या महत्व है, मतलब किस ग्रेविटी के साथ समझने की कोशिश करो कि 1335 ईस्वी में माबर में एहसान खा के विद्रोह से अमीरों द्वारा सुल्तान का खुला विरोध स्पष्ट हो गया। मतलब अमीर और सुल्तान, अमीर आप समझ गए कि जो मंत्री हुआ करते थे वो, और सुल्तान, क्योंकि सुल्तान ने बोला ना, देखो आप 1335 है ये टाइम लिखा हुआ, 1335, राजधानी परिवर्तन आपने करी थी 1327 के अंदर, फेल हो गई है ना, लेकिन फेल हो गई, तत्कालीन फेल हो गई, इसलिए जनता को बोला जो जाना चाहता है जाए, जो रहना चाहता है वो रहे, है ना। तो अमीर भी कुछ वहाँ बने रहे, ये अमीर वही थे जिनको घर की याद सताती थी, आया था ना, क्यों फेल हुआ था, उसमें कारण था कि घर की याद करके लिखा हुआ था आपने, तो ये याद आती थी इनको भी, यार दिल्ली में जाना है, यार मेरे वहाँ बाग थे, जाने नहीं दे रहे, उन बागों में फल अनार आ गए, अमरूद आ गए, जाऊँ कब खाऊंगा उनको, आम आ गए, तुम जाने नहीं देते, वैसे थोड़ी, क्योंकि सुल्तान, खबरदार रहना तो वहाँ रहो, नहीं तो बस वहीं रहो तुम। तो अब देख लो अभी अब ये धीरे धीरे विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे। और ये अमीर कौन है, ये वही है जब तुम गैसुद्दीन तुगलक के समय जा रहे थे, तुमको कौन गाइड करता था, और आज तुम हमें बोल रहे हो कि नहीं यहाँ से जाओगे नहीं। तो पहले तो यूँ होता था ना, गैसुद्दीन तुगलक गवर्नर के रूप में गया आ गया, गया आ गया, अब मेरे को बोला नहीं वहीं रहो गया जब तक मैं नहीं बोलूँ। तो ये है मावर, और मावर ये जो प्रेजेंट मदुरा है ना, मदुरई वो है, ये लोकेशन देखो एक बार, देखो बिल्कुल तमिलनाडु के सेंटर में, देखो एक बार, जैसे मान लो ये आपने, ये तमिलनाडु है, बिल्कुल सेंटर के अंदर देखो आप मदुरा। पांड्यास भी पढ़ेंगे अपन, जैसे चोलचेर पांड्या पढ़ते हैं तो पांड्यों की सीट थी ये। मीनाक्षी टेम्पल वर्ल्ड फेमस, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, फोटो देखेंगे अपन जब दक्षिण भारत पढ़ेंगे, बिल्कुल सेंटर में मदुरई। अब देख लो वहां तक आप गए, मतलब अंतिम धनी प्रांत था ये भारत का। अब देख लो वहां मदुरई के अंदर आपने जो दिल्ली में रहने का आदी था उसको वहां टिका दिया आपने, खुला विरोध स्पष्ट हो गया, क्योंकि विद्रोह के दबाने के लिए जो सेना भेजी गई थी वो भी किनके साथ हो गई। अब देखो सेना के पीछे तो आप सब कुछ कर रहे हो,
मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। अरे भैया सेना से तो कर लो, खुद कहाँ जाओगे आप? ऐसे है ना। तो महाभारत में एहसान खां का विद्रोह था ये, या है ना एहसान खां। तो एहसान खां भूल गए एहसान। शासक को ये बोला कि एहसान खां ने बुलाया, मैंने तो तुम पे एहसान किए ना जो न खा के रूप में, अब तुम उन एहसानों को ही भूल गए और हमें बोलते हो यहीं रहो, दिल्ली नहीं आओगे वापस। तो एहसान खां ने अपने एहसान याद दिला दिए। समझ गए? अब देखो ये सब हुआ, फिर इसका परिणाम क्या निकला? ठीक है, जैसे अपन देखते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, जैसे आपको ध्यान है, जैसे अपन मिडावल इंडिया का जो पहला वीडियो आपने जैसे देखा होगा, गुजर प्रतिहार, राजकोट और पालों के बीच में संघर्ष है, त्रिपक्षीय संघर्ष जिसको अपन बोलते हैं, है कि नहीं है? तो लड़ाई में होता क्या है, जैसे दो लोग लड़े तो दो लोग वो दोनों ही तबाह होते हैं और कोई तीसरी शक्ति का उदय होता है। मतलब लड़ाई जैसे अपन कहते हैं, लड़ाई में हमेशा फायदा तीसरा उठाता है, क्योंकि वो दोनों तो अपनी ऊर्जा खराब कर रहे हैं और तीसरा उसको मौके के रूप में देख रहा है कि कब ये एक जीतेगा दूसरा हारेगा, लेकिन वो हारा हुआ भी एक तरह से पछती है। तो वो ये मौका देखते रहता है तीसरा व्यक्ति कि कब ये दोनों खत्म हुए और मैं उदय हूँ, मेरा उदय करूँ। उत्तर भारत में इसी को अपन जैसे बोलते थे सामंती प्रथा, कि जब तक शासक होता था, सामंत मतलब उसका अधीनस्थ जो होता था शासक का, सामंत ही देखता था कि जब तक शासक है तब तक तो जी जरूर जी को बताओ साहब क्या करना है। जैसे ही शासक लगा कि गया तब तक उन शासक के बेटों को बोलता चुपचाप बैठ जाओ, तो नानी के चल जाओ, नहीं तो दादा के चल जाओ, नहीं तो जान से जाओगे, कहीं नहीं जाओगे तो जान से जाओगे। जो मान लेता था कर लेता, नहीं तो वो जान से जाते। और वो जो सामंत हुआ करता था वही खुद शासक। ये दक्षिण के अंदर हुआ। देखो आप, अब अपन देखते हैं दो, विजयनगर, बहमनी और मदुरा, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन काल में संपूर्ण दक्षिण क्या हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में संपूर्ण दक्षिण भारत क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। ये वही था जो आपने रेड करके बनाया। और दक्षिण में तुगलक साम्राज्य के अवशेषों पर कितने स्वतंत्र राज्य? 3 स्वतंत्र राज्य। सबसे पहले विजयनगर, दूसरा बहमनी और तीसरा मदुरा। ये विजयनगर जो जहाँ लिखा हुआ ना, यहाँ पे आप लिख लो कर्नाटका, कर्नाटका और प्लस थोड़ा सा आंध्र प्रदेश वाला, जो वेस्टर्न आंध्र प्रदेश देखते हैं ना अपन, ये वो। बहमनी के अंदर लिख लो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। और मदुरा ये अपने मदुरई है ही वही। ये बहमनी, विजयनगर, बहमनी, जैसे आपको इम्पोर्टेंट, जैसे अपन विजयनगर पढ़ेंगे तो कृष्णदेव राय आएगा, तेनालीरामन का नाम सुना आपने, पेडान, वो आएगा। बहमनी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह आएंगे, गोल गुंबद, सबसे बड़ा गुंबद जो। और मदुरा के जैसे शासक से ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये अपनी दौलत के लिए और कल वास्तुकला के लिए जाना जाता था शुरू से ही। जैसे मैगस्थनीज ने वर्णन किया है इसका, देख लो। मैगस्थनीज वही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर मैगस्थनीज, ठीक है, इंडिका लिखी। तो अब देख लो बहुत इंपॉर्टेंट प्रांत रहा है कल्चर की दृष्टि से मदुरा। तो मैगस्थनीज तो कब की बात है, देख लो 326 BC, सिकंदर के समय, ठीक है। उसके बाद में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य आए, उस समय की बात है ये मैगस्थनीज। और आज अपन आ रहे हैं ये, और आज भी देख लो इंपॉर्टेंट है मदुरा, ठीक है। मदुरा का जैसे आपने देखा होगा, जैसे इसमें क्या है, जैसे अपन महात्मा गांधी देखते हैं, तो आज अपन महात्मा गांधी जैसे कोई भी फोटो वगैरह देखते हैं तो वो अपन को किस में मिलते हैं, वो क्या पहनते हैं, उनका ड्रेस कोड क्या था, वो धोती। और ऊपर जैसे जो डालते थे तो वो कुर्ता भी नहीं पहनते थे, बस उस धोती को लपेट के वो ऊपर डाल लेते थे। तो महात्मा गांधी ने कहाँ से धोती पहनना चालू किया था? इस मदुरई से, ठीक है ना। जैसे वो भारत की विजिट करते ही थे, तो एक बार जैसे मदुरई गई विजिट चंपारण के बाद, तो वहाँ दक्षिण की पहली विजिट थी। तो वहाँ जाके उन्होंने देखा कि लोग बाग तो वैसे एक वो धोती लिपेट के रखते हैं और कुछ नहीं डालते तन के ऊपर। आज भी जैसे आप देख लो दक्षिण भारत के अंदर होता क्या ऐसे। तो स्टेटमेंट था कि भारत में वो जो गरीब तबका है वो एक वस्त्र में रहता है। हाँ, एक वो आगे जैसे और फिर उन्होंने पॉपुलर किया अशोक आंदोलन के समय। तो जब वो मदुरई आए तो उन्होंने देखा कि वैसे नॉर्दर्न है तो पता नहीं क्या क्या पैंट शर्ट अलग और सब अलग है कि नहीं, और यहाँ तो केवल एक धोती तन के ऊपर। तो उनको बड़ा इंप्रेस किया, मतलब ट्रेन में बैठे हुए देखा उन्होंने एक आदमी को ऐसे, तो फिर वो मदुरई से ही उन्होंने ये निर्णय लिया कि आज से मैं भी एक वस्त्र के अंदर रहूँगा। और जैसे अब धोती खास बात क्या है देखो, तो उसके अंदर क्या है, जैसे वो अनस्टिच्ड है, उसको सिला हुआ कुछ भी नहीं रहता है, तो इसलिए वो नेचुरल। आप भी जैसे आप देखो, जैसे है ना, एक बार जैसे मेरे मित्र जैसे, तो इंटरव्यू में उनसे क्वेश्चन पूछा यूपीएससी के अंदर अपने IAS वाले में, तो जैसे वो फीमेल मेरा जी अभी जैसे ऑडिट में लगी हुई हैं, तो उनसे पूछा गया कि जैसे लड़कियां चुन्नी क्यों डालती हैं, क्यों डालती, किसने बताओ?
कॉटन हुआ, और निर्मला क्यों डालते हैं बता सुननी, शादी का प्रतीक है ना। मतलब सबसे बड़ा वही कि जैसे हिंदुस्तान में जैसे सिलाई का प्रचलन नहीं था, जैसे हिंदुस्तान के जो अपन ओरिजिनल क्लोथ्स देखते हैं तो वो अपन अनस्टिच पहनते थे, ये सिलाई मुगल से लेके आए। जैसे अपन पढ़ेंगे जैसे तारीख हिंद इब्न उसकी अपने तारीख हिंद तहकीक हिंद अपने देखो नाम भूल गया, 11वीं शताब्दी में लिखी हुई किताब है, किताबुल हिंद है ना, देखो तीनों नाम याद आ रहे हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ। इब्न बतूता तो बहुत बात की बात है। एक बार देखो तारीख हिंद किसी किताब है, अल बरूनी है ना, अल बरूनी, तो उसको 11वीं शताब्दी का भारत बोलते हैं, अल बरूनी, ठीक है। इसने मतलब वास्तविक भारत का वर्णन किया, ये भारत वो था 11वीं शताब्दी का, तारीख हिंद तहकीक हिंद सब किताबुल हिंद 11वीं 12वीं, ये 11वीं 12वीं शताब्दी वो है कि जब एंशिएंट इंडिया तो खत्म होती थी और मिडावल इंडिया चालू हो रही है। तो इसने लिखा है अल बरूनी ने कि भारत में लोग अनस्टिच्ड कपड़े पहनते थे, बगैर सिले हुए, नंगे पांव रहते थे, तो इसको 11वीं शताब्दी का भारत बोलते हैं। मतलब ये वो भारत था जो ट्रांजिशन में था। तो ये जो सिलाई की जो अपन आज तकनीक देखते हैं ये मुगल से लेके आए थे इंडिया के अंदर। तो लेकिन पहले तो अनस्टिच क्लोथ पहनते थे। तो आप जैसे देखना नॉर्दर्न इंडिया में भी जैसे कई लोग जैसे वो गले में तौलिया डालते हैं, वो इसीलिए है। और चुन्नी डालने वाला जैसे जो फैशन है, साड़ी पहनने वाला जो फैशन है, वो वही है कि वो अनस्टिच होती है, सिलाई का उसमें कोई प्रयोग नहीं है। तो वो अपने जो इंडियन कल्चर है उसको दर्शाती है। समझ गए। तो ये मदुरई में जैसे बता रहा था महात्मा गांधी ने पहनी धोती, ये तो ये वही मदुरई की, देख लो चंद्रगुप्त मौर्य अपने मैगस्थनीज है, यहाँ मदुरई का वर्णन, मीनाक्षी टेम्पल, ये मदुरई, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, तो इसका सही ध्यान रखो। और फिर महात्मा गांधी की जो लास्ट धोती थी जिसमें उनको फिर 48 के अंदर जैसे गोली लगी थी, वो धोती आज भी यहाँ म्यूजियम के अंदर रखी हुई है मदुरई के अंदर। और फिर ये जितनी भी जैसे इन्होंने पहनी ना सारी यहीं से जाती थी। हालांकि कलेक्शन के अंदर अहमदाबाद वाले जो खुद खाते थे वो भी रहती थी, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो थी सारी यहीं से नहीं जाती थी। और स्टैचू लगा हुआ है जो मेन जैसे वहाँ कलेक्ट्रेट है उसके सामने स्टैचू है गांधी का, और वही वो धोती के अंदर बना हुआ बिल्कुल वाइट, ठीक है। तो ऐसे ये मदुरा अपन को ध्यान में रखना है। तो अपन ने यहाँ पे क्या देखा, अपन ने यहाँ पे ये देखा कि सर दक्षिण भारत में विद्रोह हुए, विद्रोह के जैसे हमेशा फायदा कौन उठाता है विद्रोह का, तीसरा उठाएगा। तो तीसरे यहाँ 3 शक्तियाँ थी, सबसे पहली विजयनगर, दूसरी और तीसरी, ऐसे ध्यान रखो। और विजयनगर कृष्णदेवराय बताया मैंने, हेलबिड आएंगे, हेलबिड अपने कर्नाटका के अंदर, हेलबिड, तो हेलबिड कौन, आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हेलबिड मंदिर, वही विजयनगर कालीन है। समझ गए। बैमनी महाराष्ट्र और मदुरई, ओके। फिर नेक्स्ट अब राज्य और खलीफा के मध्य संबंध देखते हैं अपन, है ना। तो विद्रोह में अपन ने जैसे मोटा मोटा यही देखा कि सबसे ज़्यादा इसी के समय हुए 34, सर्वाधिक हुए 27 कहाँ, दक्षिण भारत के अंदर। फिर उसके दक्षिण भारत के अलावा जैसे मुल्तान में हुआ, बंगाल में हुआ, और दक्षिण के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट विद्रोह था वो किसका था, बहाउद्दीन गुरसप। और दूसरा दक्षिण के अंदर विद्रोह किसका था इंपॉर्टेंट, अभी नाम आया था, किसने अपने क्या गिना, एहसान किसने गिनाए थे, एहसान खान ने, आया था यहाँ पढ़ा अपन ने, माबर मदुरा 1335, है कि नहीं। मुल्तान में किसने किया, किसमिस याद रखो, तो किसमिस से क्या आ जाएगा, किस्लू, ये आ रहा किस्लू, मतलब ये बहाउद्दीन है, ये बहराम है, ये किस्लू, और तीसरा किस्लू। फर्स्ट नेम याद मत रखो, ये बस गुरसप और किस्लू याद रख लो, आप काम किए हैं, समझ गए। ऐसे ये क्योंकि ये देखो सारे पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टूडेंट ये देखता है मैं सर किताब खोलूंगा उसमें और भी हैं, मैं भी जोड़ देता, और इनको सेंस नहीं है, ये क्वेश्चन आ रहे हैं और ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, और जो वेल नोन बुक्स में अपन मटेरियल देखते हैं वही, ठीक। ये 3 हो गए। फिर सर्वाधिक जैसे अपन इंटेंसिटी पता लगाने के लिए माबर का देखते हैं कि उसमें सेनाई मिल गई थी, अमीर ही मिल गए थे, अमीरों ने सुल्तान का विरोध कर दिया, और जो सैनिक थे वही विद्रोह से जाके मिल गए। और फिर 3 साम्राज्यों का उदय हुआ दिल्ली सल्तनत के विखंडन पर, विजयनगर, बैमनी और ये चालू हो जाता है बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल, मतलब इन तीनों का उदय। ऐसा नहीं है कि दिल्ली सल्तनत के बाद फिरोज तुगलक, सैयद लोधी के समकालीन चलेंगे ये। कृष्णदेवराय तो अपनी किताब में वर्णन करेगा पानीपत के युद्ध का, बाबर का सारा, जैसे कैसे क्या हो रहा है उत्तर भारत के अंदर, क्या चल रहा है ये, ठीक है। ये है, एक बार रीडिंग लगा लो इसकी नोट्स की, फिर कोई कंफ्यूजन मुझे बताओ। नेक्स्ट अपन देखते हैं खलीफा के साथ संबंध, राज्य और खलीफा।